हेलो एवरीवन, दिस इज सुजात वाचिंग कैमस एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर। से पहले हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था टैक्सोनॉमी के बारे में, जो कि आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड उससे भी पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्शियसनेस या फिर ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, जो प्रॉपर्टीज थी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, है ना। ये वीडियो लाइन बाय लाइन ऑफ एनसीईआरटी सीरीज की है, तो इसीलिए हम लोग इसे लाइन बाय लाइन ही कंसिडर कर रहे हैं। आई होप कि आपको मजा आ रहा होगा इन वीडियोस को समझते हुए, पढ़ते हुए, है ना। तो ये अच्छी बात है कि आपको समझ में आया, और अगर आ रहा हो तो शेयर, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये सब तो आप करेंगे ही, है ना। मैं ज्यादा कहता भी नहीं इसके बारे में, मुझे पता है आप कर दोगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेरे बारे में कुछ बातें हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो पॉज करके रीड कर सकते हैं। हम लोग पढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, विच इज हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन क्या होता है ना, इसके बारे में। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर हम लोगों ने डिस्कस किया था, रूल्स डिस्कस कर लिए थे। बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का एक छोटा सा पार्ट जो है वो अभी मतलब एक जरा सा पार्ट मैंने नहीं बताया था, एक्चुअली मैं भूल गया वहां पे, है ना, दिमाग से थोड़ा सा उतर गया। वो वाला पार्ट हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं जल्दी से, एंड देन आफ्टर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में छूटा था, उसकी अगर हम बात करते हैं, तो बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था कि बायोलॉजिकल नेम जो होगा, बायोलॉजिकल नेम्स जो होंगे, उनमें टू वर्ड्स होंगे। क्या होंगे? टू वर्ड्स देखने को मिलेंगे हम लोग को, हाँ? दो वर्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। इन दो वर्ड्स की अगर हम बात करें, जैसे एग्जांपल अगर हम ले लें, मैंगीफेरा एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ये बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। मैंगीफेरा इंडिका, है ना। ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा है, इसको अंडरलाइन कर देते हैं ताकि रूल्स के अकॉर्डिंग करेक्ट हो। ठीक है, तो मैंगीफेरा इंडिका हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे हम लोगों ने इसकी बात भी करी थी कि ये कैसे लिखा जाता है, और हमने बात करी थी कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और जो सेकेंड वर्ड है वो रिप्रेजेंट करता है आपके स्पीसीज। ठीक है, ये दो चीजें हम लोगों ने समझी थी, और बाकी रूल्स भी पढ़े थे हम। यहाँ पे नया क्या है कि हम ऑथर का नेम कैसे ऐड कर सकते हैं, है ना। ये जो नाम है पर्टिकुलर, ये किसने दिया था, कि किसके बिहाफ पे, किसके रिस्पेक्ट में ये नाम दिया जा रहा है ना। तो वहां पे ऑथर का नाम ऐड होता है आफ्टर द स्पीसीज नेम। और यहाँ पे जैसे अगर मैं कलर चेंज करके लिख दूं थोड़ा सा, यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा लिन, है ना, LIN या NN। तो ये जो होगा ये हमारा कहलाएगा ऑथर नेम। यहाँ पे जो हमें दिखेगा, ये क्या दिखेगा? ऑथर का नेम हमें यहाँ पे नजर आने वाला है, थर्ड वर्ड के अकॉर्डिंग, है ना। थर्ड ऑथर का नेम एब्रिविएशन के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, ऑथर नेम। तो ये एक नई चीज जो थी, मैंने मिस कर दी थी, मैंने एनसीईआरटी, क्योंकि हम लोगों ने लाइन आगे पढ़ी नहीं, तो एकदम दिमाग से मेरे आया भी नहीं। तो ये आप जरूर मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज, है ना, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाए। तो किसी भी नाम में, जैसे होमोसेपियंस का अगर हम लोग लिखें, है ना, होमोसेपियंस को भी लिनियस नहीं दिया था, होमोसेपियंस, है ना। तो ये होमोसेपियंस का नाम हो गया, यानी ह्यूमन का नाम हो गया। ठीक है, के आगे ही हम क्या लगा देते हैं, है ना। तो ये हो गया इनके रिस्पेक्ट में हमारा जो है साइंटिफिक नेम हो गया होमोसेपियंस लिन, है ना। लिन से क्या पता चल रहा है कि ऑथर, किस ऑथर ने इसको लिखा था। ठीक है, एक छोटा सा पार्ट यहाँ पे बच गया था, तो उसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई होप कि आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। अब हम क्लासिफिकेशन वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन, है ना, ये जो पैराग्राफ था यहाँ पे, दो तीन लाइनें ये थी, बतानी थी आपको, बता दिया, है ना। पढ़ के देख लेते हैं हम लोग इसमें। नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट, है ना। जो स्पेसिफिक एपिथेट होता है उसके बाद हमें देखने को मिलता है ऑथर का नेम, एंड में, है ना। और ये रिटर्न होता है एब्रिविएशन के फॉर्म में। एब्रिविएशन के फॉर्म में मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंगीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है, तो मैंगीफेरा इंडिका लिन यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ऑथर का नाम भी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे, है ना। बाकी बस बस इतना ही था। ये बताता है क्या कि हमारा जो लेटर लिन है, एब्रिविएशन है, वो किसको बताता है कि किस ऑथर ने नाम दिया होगा या किसके रिस्पेक्ट में नाम लिखा गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। व्हाट इज क्लासिफिकेशन, है क्या क्लासिफिकेशन।
क्लासिफिकेशन एक्चुअल में होता क्या है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। क्लासिफिकेशन, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी बुक्स हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं क्लासिफिकेशन को समझने के लिए कि वी हैव अ लॉट ऑफ बुक, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं बेटा, है ना, हमारे पास बहुत सारी बुक्स हैं। अब इन बुक्स के लिए हमें क्या करना है, जैसे हमारे पास 100 बुक्स हैं, 100 बुक्स हैं हमारे पास। जब हमारे पास 100 बुक्स हैं और ये 100 बुक्स हमारे अलग अलग जोनर की है, मतलब कि अलग अलग तरह की हैं, जैसे कि हमारे पास बायोलॉजी की बुक है, हम लोग बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, है ना। बायोलॉजी में से ही हमें कुछ जूलॉजी की बुक्स हैं, कुछ बॉटनी की बुक्स हैं, है ना। फिर हमारे पास कुछ नॉवेल्स हैं, ठीक है। कुछ हमारे पास पोइट्रीज हैं, पोएम्स हैं, ठीक है। ऐसे करके बहुत अलग अलग तरह की बुक्स हमारे पास रखी हैं। बायोलॉजी में भी हमारे पास अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजी है ना, एनाटॉमी है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है। मेरे कहने का मतलब आपके पास बहुत सारी बुक्स है ना, हंड्रेड्स ऑफ बुक्स हैं बायोलॉजी की और अलग अलग तरह की। अब आपके अलमीरा में, आपके बुक शेल्फ में जो जगह है उसमें सब आपने ऐसे रैंडम प्लेस कर रखी है। तो जब कभी आपको मन करता है कि चलो बुक को, किसी बुक को रीड करते हैं, है ना, नॉवेल को रीड करते हैं सपोज, तो आपको एक बुक ढूंढने के लिए इन सभी बुक से होकर जाना पड़ेगा, तब आपको कहीं जाके वो आपकी बुक मिलने वाली है ना। तो इससे क्या हुआ, टाइम कंज्यूमिंग हुआ और प्रॉपर स्टडी भी आप नहीं कर पाए उसकी, है ना, क्योंकि पूरा टाइम तो देखने में निकल गया, ढूंढने में निकल गया। लेकिन अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन का मतलब है बेटा ग्रुपिंग करना। ग्रुपिंग करने का मतलब ये है कि हम ये जो बुक्स थी इनको हम अरेंज कर दें अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलर कैरेक्टर, है ना, डिसिमिलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग या सिमिलर कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर दें। जैसे जितनी भी बायोलॉजी की बुक है वो एक साथ रख दें, है ना। फिर बायोलॉजी में जितनी एनाटॉमी की, बायोलॉजी वाले ही कॉलम में हम क्या करें, जितनी एनाटॉमी की बुक है वो एक साथ रख दें। जितनी हमारे पास सेल बायोलॉजी की बुक है वो एक साथ रख दें। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लो हमने ऐसे कॉलम बना लिया है ना, यहाँ पे शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो हमने ऐसे कॉलम बना लिया है ना। जब हमने अरेंज कर रखा है उनको कॉलम्स में, ग्रुप्स में अरेंज कर रखा है अलग अलग बुक्स को, है ना, तो हर एक कॉलम में हमें पता है कौन सी बुक है। अब आपको अगर कोई भी बुक पढ़नी है, सपोज आपको नॉवेल पढ़नी है, तो सपोज वो अगर आपके पहले कॉलम में है, पहले सेल्फ में है, तो वो आसानी से आपको मिल जाएगी तुरंत। इससे आपको ढूंढना आसान हो गया, और या कोई भी पर्सन आएगा उसको ढूंढना आसान होगा। किसी को बायोलॉजी की पढ़नी है तो बायोलॉजी के कॉलम में जाएगा, और बायोलॉजी में पढ़ना है उसको एनाटॉमी, तो एनाटॉमी उसको वो ले लेगा, क्योंकि वहाँ पे कॉलम में लगे हुए हैं एनाटॉमी सीक्वेंस में सब कुछ, है ना। तो क्लासिफिकेशन ने कितना आसान कर दिया इन चीज़ों को, जो पहले बहुत ही मुश्किल था। ये चीज़ बहुत खराब थी, है ना, लेकिन ये क्लासिफिकेशन वाला जो सीन होगा, इसकी वजह से सब कुछ कितना आसान हो गया। ऐसे ही क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसी वजह से क्लासिफिकेशन किया जाता है ना। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे लाइन है, देखिए मेंशन है बेटा, सिंस इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमें पता है कि हम सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते। एक साथ क्या, मतलब एकदम से हम सभी को नहीं स्टडी कर सकते। तो क्या है, इट इज नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल, और इसी वजह से ऐसा जरूरी है कि हम कुछ ऐसे स्टेप्स लें, ऐसे तरीके अपनाएं जिससे हम इसको पॉसिबल कर पाएं। जैसे अभी मैंने बुक्स के बारे में कहा कि हम सब बुक्स को एक साथ नहीं देख सकते, पढ़ सकते, है ना, ढूंढने में मुश्किल होगी। लेकिन अगर हम उसे अरेंज कर दें प्रॉपरली ग्रुप्स में, तो वन बाई वन, एक खत्म होगी तो एक खत्म होगी तो एक खत्म होगी तो एक, हम ऐसे करते जाएंगे। लेकिन ऐसे रैंडम सब पड़ा हुआ तो पता नहीं कौन सा आपने कहाँ रखा था, फिर वही वाला दोबारा पता चला उठा लिया, तो दूसरा मिल ही नहीं रहा है ना, दबा हुआ सबसे नीचे, तो वहां पे दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब आप ग्रुपिंग कर देंगे तो बहुत आसान हो जाएगा चीजों को एक्सेस करना, ठीक है। वही है
इसी को हम क्या कह रहे हैं, क्लासिफिकेशन कह रहे हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप। किसी भी चीज को हम ग्रुप कर सकते हैं। जैसे हमारे छोटे से एग्जांपल ले लो स्कूल के अंदर, एक और छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसको चेंज कर देते हैं कलर, तो व्हाइट कलर ले लेते हैं। स्कूल के अंदर की बात करते हैं। स्कूल में जब आप जाते हो, अगर आप सोचो आपके स्कूल में 500 स्टूडेंट्स हैं और 500 स्टूडेंट में अगर सबको एक साथ जो है पढ़ाया जाए, है ना, सबको एक साथ टीच किया जाए, तो वहाँ पे सबकी टीचिंग अगर एक साथ चल रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, मुश्किल हो जाएगी किसी भी को दूसरे बच्चे को ढूंढने में, है ना। लेकिन यहीं पे हम क्या करते हैं, जो आपका ग्रुप है, इनको हम मतलब ग्रुप में कर दें कि 50 स्टूडेंट जो हैं वो फर्स्ट क्लास के हैं, 50 स्टूडेंट जो हैं वो सेकंड क्लास के हैं, है ना। तो ऐसे-ऐसे करके 50-50 करके हमने क्या किया, इनको ग्रुपिंग कर दिया। तो अब क्या है, टीचर पर्टिकुलर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग पढ़ाएगा। और जब एक साथ बैठे थे, तो वहाँ पे कोई भी टीचर किसी को भी पढ़ा के चला जा रहा था। पता नहीं वो बच्चा 6 का है, उसको 11th क्लास का पढ़ा दिया, है ना? दिक्कत हो सकती है ना? तो यहाँ पे भी क्या किया है, कैटेगराइजेशन किया गया है, यानी ग्रुपिंग की गई है। ग्रुपिंग की हेल्प से ही यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जो स्टडी है, वो अरेंजमेंट है, वो आसान हो गया, है ना? इसी को हम कह सकते हैं बेटा क्या है, क्लासिफिकेशन। अब ये देखो, इनटू कन्वीनिएंट ग्रुप्स में हमने क्लासिफाई किया, लेकिन किस में किया है, इनटू कन्वीनिएंट ग्रुप्स में, यानी जो हमारे प्रॉपर ग्रुप कन्वीनिएंट, जो हमारे लिए आसान होंगे, उन्हीं कैटेगरीज उन्हीं ग्रुप में करते हैं, बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स, और बेस्ड ऑन इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर, यानी उनके आसानी से ऑब्जर्व होने वाले कैरेक्टर्स के बेस पे हम उन्हें क्लासिफाई कर देते हैं। जैसे स्कूल में हमने कहा, अगर छोटे बच्चे हैं, एलकेजी यूकेजी, उन्हें कुछ नहीं आता, अगर उनसे हम पूछते हैं बेटा आप एबीसीडी सुनाओ, आपको ए का मतलब पता है, बी का मतलब पता है, और अगर वो नहीं बता पा रहे तो इसका मतलब उन्हें कुछ बिल्कुल ही नहीं आता, तो हम उन्हें कहा सबसे लोअर वाली क्लास देंगे, ऐसा तो है नहीं उन्हें 12th में बैठा देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो इजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पे हम उन्हें क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, है ना। ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है छोटा सा एक एग्जाम्पल, वी इजिली रिकॉग्नाइज ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स। या फिर हम किसी डॉग की बात करें, या फिर हम किसी कैट की बात करें, या फिर हम इंसेक्ट्स की बात करें। मतलब कहने का ये है कि अगर आपको कहा जाए कि प्लांट्स, या फिर आप मैंगो का प्लांट लेके आए, तो मैंगो, आपको कैसे पता कि मैंगो का प्लांट जो आप लेके आओगे वही वाला मैंगो का प्लांट है? क्यों? क्योंकि पहले से ही उसको ग्रुप कर दिया गया है कि इस तरह का दिखने वाला प्लांट मैंगो का है, इस तरह का दिखने वाला एनिमल डॉग है ना। पहले से ही कैटेगराइज कर दिया गया है, उसको कैटेगरी में रख दिया गया है, जिससे आपको उसके बारे में पता है। इसलिए आप जब उसके बारे में सोचते हो तो आपको वही चीज समझ में आती है ना। जैसे आपने कहा कि आपके पापा ने कहा कि हमें आज डॉग लेके आना है बेटा तुम्हारे लिए, है ना। तो डॉग का मतलब क्या है कि अब आपको समझ में आ रहा हो, डॉग जैसा छोटा सा पप्पी होगा, एक प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि एकदम हाथी लेके आएंगे, होगा नहीं, है ना। वही वही आपको समझना है, ठीक है। आगे है द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दीज टर्म, जिस मूवमेंट में हम मतलब इसको यूज करते हैं किसी भी टर्म को, है ना, वी एसोसिएट सर्टेन कैरेक्टर्स, हम उसको क्या है, सर्टेन कैरेक्टर्स को एज्यूम करते हैं, एसोसिएट करते हैं विद दैट ऑर्गेनिज्म, है ना, उस ऑर्गेनिज्म से, दैट ग्रुप, उस ग्रुप में। ठीक है। जैसे मान लो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको, डॉग की बात अगर मैंने करी है ना, पपी की बात करें कि पापा ने कहा कि पपी लेके आना है, आज छोटा सा पपी आपके लिए लेके आना है बेटा। तो अब पपी जब आपने बोला, एक छोटा सा डॉगी बोला आपने लाने के लिए, तो पापा के दिमाग में क्या आ रहा होगा, जब आपने कहा पापा मुझे पपी चाहिए, पपी चाहिए, पपी चाहिए, तो आप पापा के दिमाग में क्या होगा, एक छोटा सा नन्ना सा क्यूट सा जो होगा, जिसके 4 लिम्स होते हैं, एक टेल होगी, है ना, आईज होंगे, नोज होंगे, है ना, फर होगा बॉडी पे, हेयर होंगे, मतलब, है ना। तो ये सारे फीचर्स उन्हें दिमाग में आ रहे होंगे, और वही वाला स्ट्रक्चर वो लेके आएंगे, मतलब वैसा ही ऑर्गेनिज्म वो लेके आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि वो हाथी लेके चले आएंगे या फिर वो जिराफ लेके चले आएंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। तो सर्टेन कैरेक्टर्स जो होंगे वो कहीं ना कहीं उससे ऑर्गेनिज्म से एसोसिएटेड होंगे, ठीक है। और वो उस ग्रुप की कैरेक्टर होंगे खास, यानी जो उस पपी का कैरेक्टर होगा वही सभी पाए जाने वाले पपीज में पाया भी जाएगा, है ना। ऐसा तो है नहीं कि अदर पपीज में कुछ और होगा और जो पापा लेके आएंगे उसके पपीज उस पपी में कुछ और कैरेक्टर है, ऐसा तो होगा नहीं, ठीक है। फिर है व्हाट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अबाउट डॉग, वही पूछ रहे हैं, वही कह रहे हैं कि आपके दिमाग में क्या इमेज बनती है। जैसे मैं आपको कहूँ डॉग, मतलब आपको डॉग नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि मतलब आपके दिमाग में डॉग, आपको सुनाने के लिए, है ना। तो आपके दिमाग में क्या सोच रहे हो अब, डॉग क्या इमेज आपके दिमाग में फॉर्मेशन हो रही होगी,
क्योंकि आपको उस कैटेगरी के बारे में पता है, उसकी कुछ फीचर पता है कि डॉग ऐसा दिखता होगा, ऐसा रहता होगा, ऐसा होता है ना, इस वजह से। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स, है ना, हम सभी लोग क्या देखते हैं, डॉग ही देखते हैं। आगे है एंड नॉट कैट्स, हम उसके वहां पे कैट्स के बारे में तो सोच नहीं रहे होते हैं, वहां पे डॉग के बारे में सोचते हैं। नाउ इफ वी वर टू थिंक ऑफ अल्सेशियन, अगर हम अल्सेशियन यानी अगर हम बात करें जो हमारे वो होते हैं, क्या कहते हैं उनको, जर्मन शेफर्ड, है ना, अल्सेशियन जो जर्मन शेफर्ड होते हैं, जर्मन शेफर्ड के बारे में अगर बात की जा रही हो तो आपको एक इमेज फॉर्मेशन हो जाएगी जर्मन शेफर्ड के बारे में। मतलब मैं ध्रुव राठी जी को नहीं कह रहा हूँ, मतलब ये इसका मतलब ये अल्सेशियन जो होते हैं उन्हें जर्मन शेफर्ड कहते हैं ना। तो वहाँ पे अगर हम बात करें तो हमें मतलब जर्मन शेफर्ड के बारे में अगर बोला जा रहा है या फिर हम अल्सेशियन के बारे में बात करें तो हमारे दिमाग में वही आता है कि हाँ ऐसा ऐसा दिखता होगा, है ना, ऐसा टॉल सा डॉग होगा एक, है ना, बड़ा सा हट्टा कट्टा, तो वैसा ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सिमिलरली सपोज वी वर टू से मैमल्स, सपोज करिए कि हम मैमल्स कह रहे हैं, है ना, तो आप क्या सोच करेंगे? ऑफ कोर्स हम मैमल्स के बारे में सोच कर मतलब समझेंगे ना, सोचेंगे कि जो मैमल्स होते हैं उनमें एक्सटर्नल ईयर्स पाए जाएंगे, बॉडी हेयर्स होंगे, मेमोरी ग्लैंड्स होगा, है ना, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपके दिमाग में, है ना, जब वो इमेज फॉर्मेशन होगी। वही कह रहा है, ठीक है, तो आप किसी और चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। लाइक वाइज इन प्लांट्स, अगर ऐसा ही हम प्लांट्स के बारे में बात करें, प्लांट्स के बारे में बात करें, अगर हम बात करें वीट के बारे में, तो जब वीट के बारे में बात कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में वही इमेज आएगी जो वीट की होती है, छोटा सा एक ब्राउनिश सा या ग्रे सा जो दाना होता है ना, सीड होता है, वो आपका किसका, गेहूं का हो जाता है, यानी वीट का हो जाता है। ऐसा तो है नहीं वहां पे आप पोमोग्रेनेट के बारे में सोच रहे होंगे या फिर एप्पल के बारे में सोच रहे होंगे, है ना, ऐसा तो नहीं होगा बिल्कुल। तो भैया ये सारी की सारी क्या है, दीज ऑल आर कैटेगरीज, ये सभी के सभी क्या है, ग्रुप्स हैं, ये सब के सब ग्रुप्स हैं, कैटेगरीज हैं, जिनके बारे में हम बात करें, चाहे हम वीट के ले लें, चाहे हम लायन की बात करें, चाहे हम टाइगर की बात करें, चाहे हम डियर की बात करें, चाहे हम एलिफेंट की बात करें, डॉग की बात करें, कैट की बात करें, सभी के सभी एक तरह की कैटेगरीज है, और उन कैटेगरीज में उन ग्रुप्स में बहुत सारे एनिमल वैसे ही पाए जाते हैं, है ना। जैसे ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन किसी एक को तो बोला नहीं जा रहा है, ये एक ग्रुप है बड़ा सा, और उनमें हम सभी ह्यूमंस आते हैं, है ना, एक जैसे फीचर्स वाले, जिनमें फोर लिम्स है, हाइंड लिम्स है ना, आप देखोगे तो बॉडी पूरा स्ट्रेट है, वो चलते हैं ऐसे करके, है ना, तो वहां पे वो भी ग्रुप ही है, ठीक है। वही यहाँ पे भी आगे मेंशन किया गया है कि अगर हम दिमाग में अपने जोर डालें तो वहां पे हमें देखने को मिलेगा कि वीट के प्लांट्स ही हमें दिखाई दे रहे हैं या इमेजिन कर रहे हो आप, राइस के प्लांट्स की इमेजिन नहीं करोगे, है ना, ऐसा तो होगा ही नहीं। Hence, चाहे हम बात करें डॉग की, चाहे हम कैट की बात करें, चाहे मैमल्स की बात करें, वीट की बात करें, राइस की बात करें, प्लांट्स की बात करें, एनिमल्स की बात करें, जितने भी कन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जो हमारे आसपास हम देखते हैं या बात करेंगे, वी यूज टू डू स्टडी ऑर्गेनिज्म, हम ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए यूज करते हैं और उन्हें कन्वीनियंट होने के लिए, मतलब कन्वीनियंस के लिए अपने, उन्हें हम नाम या कैटेगराइजेशन दे देते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक टर्म फॉर द कैटेगरीज अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमें एक नया टर्म मिल जाता है विच इज टैक्सा, ठीक है। यहाँ पे एक नया सा एक टर्म मिल गया हमें, इंपॉर्टेंट सा टर्म मिल गया हमें, टैक्सा, ये वाला जो टर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टैक्सा। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये जो टैक्सा है इसके बारे में, ये एक प्लूरल वर्ड है, ठीक है। अगर टैक्सा की बात करें तो इसे हम टैक्सॉन भी कहते हैं, टैक्सॉन आपका सिंगुलर वर्ड है, तो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है ना, किसी एक के बारे में बात हो रही है टैक्सॉन, मतलब नॉर्मली सभी के बारे में बात हो रही है तो हम बात करेंगे प्लूरल की टैक्सा, ठीक है। क्लियर है आपको? आगे बढ़ते हैं, क्लियर है आई होप, चलिए देखते हैं। हेयर यू मस्ट रिकॉग्नाइज, क्या रिकॉग्नाइज करेंगे, देखिए, दैट टैक्सा कैन इंडिकेट कैटेगरीज, ये हमने बताया था टैक्सा क्या है, कैटेगरी का ये दूसरा नाम है, तो कैटेगरीज को इंडिकेट करेगा एट वेरी डिफरेंट लेवल, और अलग अलग लेवल पे ये इंडिकेट करता है ना, ठीक है। अभी हम देखेंगे बहुत सारे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है प्लांट, प्लांट भी क्या है, एक क्या है, वीट, वीट क्या है, टेक्सा है। अब प्लांट थोड़ा सा हाई टेक्सा है, वीट थोड़ा सा लोअर टेक्सा, क्योंकि प्लांट्स में आते हैं वीट, तो प्लांट्स के अंदर वीट, यानी प्लांट्स हाई टेक्सा और जो वीट है वो लोअर टेक्सा हो गया, दोनों ही टेक्सा है एक तरह, है ना। सिमिलरली एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स एक ऊपर का ग्रुप हो गया, मतलब बड़ा ग्रुप हो गया, और बड़े ग्रुप्स में आते हैं फिर मैमल्स, डॉग्स, ये सब क्या है, टेक्सास ही अलग अलग।
टेक्सा की जो रैंक है वो कम या ज़्यादा हो सकती है, मतलब प्रायोरिटी एक बड़ा हो सकता है तो उसको हाई रैंक होगा, एक छोटा है तो लो रैंक हो जाएगी ना, अभी आप देखेंगे आप उसको आगे। बट यू नो दैट द डॉग इज अ मैमल, बट हम समझते हैं कि डॉग जो है वो मैमल है, एंड मैमल्स आर एनिमल्स, मैमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एनिमल्स या मैमल्स या डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं टेक्सा को ही, बट एट डिफरेंट लेवल्स, अलग अलग लेवल पे हम जो डॉग मतलब जो ये होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा, है ना। चलिए, अगर हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकें तो इस वाली लाइन को आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आपको नहीं समझ में आया तो देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि एनिमल्स, क्या कहा, एनिमल्स। अब यहाँ एनिमल्स की अगर बात करें तो एनिमल्स तो बहुत सारे हो सकते हैं, स्पेसिफिक अलग अलग हो सकते हैं ना। इन एनिमल्स में हमने कहा मैमल्स, क्या कहा, मैमल्स। अब मैमल्स में जब हमने बात करी तो हमने कहा डॉग्स, तो एनिमल्स में मैमल्स, मैमल्स में डॉग्स, ये इसका हायर टेक्सा हो गया, फिर ये उससे लोअर और फिर ये उससे लोअर। ये सभी के सभी टेक्सास हैं बट एट डिफरेंट लेवल्स, है ना, डिफरेंट रैंक, अलग अलग रैंक पे, अलग अलग लेवल पे ये सभी के सभी आपस में क्या है, टेक्सा ही है, एक तरह से क्या है, टेक्सा है। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे अब टैक्सोनॉमी का पोर्शन जो है पहले भी आ चुका है, तो उसी को ही आप कंसिडर करिएगा, दिमाग में रखिएगा, और यहाँ पे उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने यहाँ पहले भी बता दिया था काफी कुछ, है ना। देखिए लिखा हुआ है, हेंस बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स, दिमाग में थोड़ा सा जोर डालेंगे और इसको सेव कर लेंगे, है ना। कैरेक्टर के बेसिस पे ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जा सकता है इनटू डिफरेंट टेक्सास। और इसी क्लासिफिकेशन की जो एक तरह से ब्रांच है साइंस की, उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। ये पहले भी हो चुका है, आपको पता होगा ना, टेक्सोनॉमी इंक्लूड्स कैरेक्टराइजेशन, फिर उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और फिर उसका नॉमेनक्लेचर, है ना, आपको याद होगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब किसके बेसिस पे हम जो है इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, यानी कौन कौन से फीचर हम इंक्लूड करेंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कौन कौन से फीचर बेटा, एक तो हो गया एक्सटर्नल, एक हो गया आपका इंटरनल, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे अलोंग विद सेल स्ट्रक्चर, यानी सेल, इसका जो डेवलपमेंट है, ठीक है, एज वेल एज इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा कि इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं ना। तो ये सारे अलग अलग सर्टेन जो हमारे कैटेगरीज हैं, मतलब कैरेक्टर्स के, इन सभी को हम इंक्लूड करते हैं। और हमने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ अगर हम बात करें फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को छोड़ दें तो हमारा जो कह सकते हो ओल्ड टेक्सोनॉमी था, है ना, जो प्रिमिटिव टेक्सोनॉमी थी जो इनिशियली बनाई गई थी, और उससे हम लोग क्या करते थे, जनरल चीजें ही हम लोग देखते थे, नॉर्मली एक्सटर्नल फीचर देख लिए, इंटरनल फीचर देख लिए, थोड़े बहुत इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ले ली, और वही हमारी टेक्सोनॉमी हो जाती थी। लेकिन जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी की, सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी में आपने देखा था, हम लोगों ने बात करी थी वहां पे कि फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को भी हम देख लेते हैं, इंक्लूड करते हैं, एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स को भी हम वहां पे क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो आई होप वो चीज याद होगी यहाँ पे, है ना, लिखा हुआ है। हेंस इसीलिए हम क्या कह सकते हैं, है कि कैरेक्टराइजेशन, वहां पे हम लोगों ने देखा था कैरेक्टराइजेशन, फिर आइडेंटिफिकेशन, फिर क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर, ये जो चार चीजें हैं, दीज आर द बेसिक प्रोसेसेस ऑफ द टेक्सोनॉमी। ये जो टेक्सोनॉमी के बेसिक प्रोसेसेस हैं उसमें आते हैं, उनके स्टेप्स हैं, है ना। कि सबसे पहले अगर आपने कोई चीज डिस्कवर की है, आप कहीं जंगल में गए, आपने कोई चीज डिस्कवर की है, तो वहां पे डिस्कवर की तो आप पहले उसके कैरेक्टर्स को देखेंगे ध्यान से, फिर उसके बाद मैच करा के उसे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, दूसरे से मैच कराएंगे, तो अगर मैच करता है तो ठीक है, नहीं मैच करता है तो आप उसे कोई नया कंसिडर करके उसके कैरेक्टर्स को क्लासीफाई, मतलब डिफाइड करके और क्लासीफाई कर देंगे उसको। क्लासीफाई करने के बाद आप उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे स्टेप्स किसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपके टैक्सोनॉमी में इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है ना। आपने पिछला टैक्सोनॉमी का वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें काफी सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तो यहाँ पे भी आपको सारी समझ, ठीक है।
तो ये हो गई टैक्सोनॉमी की बात। आगे लिखा हुआ है टैक्सोनॉमी की, ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, समथिंग न्यू नहीं है, क्योंकि हम जो है ह्यूमन बीइंग जो है वो बहुत पहले से टैक्सोनॉमी करते आए हैं, मतलब अपनी डेली लाइफ में भी हम लोग करते हैं ना। जैसे हम लोग अब जो मम्मी लोग होती हैं वो क्या करती हैं, जब घर की सफाई-वफाई करती हैं तो इस वाली अलमारी में सारे के सारे जो किताबें होंगी ये वाली किताबें हैं। यहाँ पे सारे के सारे जो है डेकोरेटिव सामान रखे जाएँगे, है ना? यहाँ पे सारे-सारे जो है बर्तन रखे जाएँगे या यहाँ पे सा जो टीवी इलेक्ट्रॉनिक सामान है वो रखा जाएगा, है ना? ये क्या है? आपने हर एक घर के कोने को क्या कर दिया, ग्रुप कर दिया उसके पर्टिकुलर सामान से, है ना? तो वहाँ पे क्या किया आपने? इकोनॉमी ही तो की, क्लासिफिकेशन ही तो किया एक तरह से। तो बस वही है क्लासिफिकेशन, बस यहाँ नया थोड़ी ना है, वही लिखा है यहाँ पे। Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use, है ना? पर्टिकुलरली अपने यूज वाले ऑर्गेनिज्म के जानने के बारे में रहते थे। ह्यूमंस अभी भी रहते हैं और फिर उनके बारे में जब जानते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग क्लासिफाई करते हुए चले जाते हैं, है ना? लिखा हुआ इन अर्ली डेज ह्यूमन नीडेड टू फाइंड सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड फूड, मतलब स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं जब ह्यूमन ग्रो कर रहे थे या ह्यूमन की जो डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ उनका काम क्या था कि वो फूड सोर्स को ही ढूँढते थे, है ना? और फिर क्लॉथिंग वगैरह के लिए और शेल्टर के लिए रहते थे। लेकिन जैसे-जैसे अगर बात करें आगे इम्प्रूवमेंट हुई, इवोल्यूशन हुआ, वैसे-वैसे वो और चीज़ों को समझने लगे और उन पे डिपेंड होने लगे और अपने लिए एनिमल्स को अलग-अलग तरह से क्लासिफ़ाई किया, प्लांट्स को अलग-अलग तरह से क्लासिफ़ाई किया कि ये वाला प्लांट्स जो है वो पेन किलर की तरह काम करता है, इसके फ्रूट जो है वो बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं ना, क्लासिफिकेशन पार्टिकुलरली उन्हें कैटेगराइज़ कर दिया। वही है हेंस अर्लियर क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूजेस एंड ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म, मतलब पहले वाले जो क्लासिफिकेशन होते थे वो यूजेस के बेसिस पे होते थे ना। जैसे अगर हम बात करें तो जो हमारे कैटल्स होते थे, कैटल्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता था? एक वो कैटल्स जो फार्मर यूज़ करते थे अपने खेतों में फार्मिंग के लिए, ठीक है? इसको थोड़ा-सा चेंज करते हैं। कैटल्स कौन से कैटल्स? एक कैटल्स जो होते थे वो जो फार्मिंग के लिए यूज़ होते थे, है ना? जैसे कि जो हमारे बुल वगैरह होते थे, है ना? ऑक्स अलग-अलग तरह से बैलगाड़ी को ढोने के लिए या फिर खेत की जुताई करने के लिए अलग-अलग चीज़ों के लिए। फिर कुछ ऐसे होते थे जो हम क्या करते थे मिल्क ऑब्टेनिंग, मिल्क के लिए होते थे जैसे कि हमारी काऊ है ना? और शीप से भी मिल्क ऑब्टेन किया जाता है, बफ़ेलो से भी किया जाता है ना? तो ऐसे करके जो ऑर्गेनिज़्म थे वो मिल्क वाले थे। फिर धीरे-धीरे जैसे और चीज़ें नॉलेज में आई, वैसे-वैसे फिर यहाँ पे वूलन के लिए वूलन के लिए भी कैटेगरीज़ आ गई कि मतलब ये इनसे हमें वूलन मिलता है ना? तो यहाँ पे शीप वगैरह आ गई, है ना? ऐसे करके जैसे-जैसे ह्यूमन चीज़ों को यूज़ करने लगा, उसके बारे में समझने लगा, उसने अपने अकॉर्डिंग यूज़र्स के बेसिस पे जो है क्लासिफ़िकेशन कर दिया। जैसे हमने कहा कि जो फार्मिंग की बात कर रहे थे, प्लांट्स वगैरह की बात कर रहे थे, तो फार्मिंग में क्या हुआ कि हमें पता चला कि यहाँ पे हमें इस प्लांट से फ्रूट मिलते हैं, है ना? तो फ्रूट प्लांट्स जो है उन्हें अलग से क्लासिफ़ाई कर दिया। अगर हमें पता चला कि यहाँ से राइस मिलती थी, मतलब ह्यूमन्स को पता चला कि राइस वाले प्लांट है तो उन्हें अलग से कैटेगराइज़ कर दिया कि ये सारे के सारे राइस हैं। ऐसा तो है नहीं एक ही टाइप का राइस पाया जाता है, जैसे बासमती हो गया, है ना? साबरमती हो गया, पता नहीं क्या-क्या अलग-अलग नाम है राइस के, है ना? व्हीट हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे-जैसे उनके यूज़र्स के बारे में पता चला, उन्होंने उसको कैटेगराइज़ कर दिया डिफरेंट-डिफरेंट कैटेगरीज़ में, है ना? सबसे पहले तो उनको नाम पता नहीं होंगे, लेकिन जैसे-जैसे उसका यूज़ करने लगे, जैसे एक बार कोई चीज़ उगाई, वो राइस दिखी, मतलब राइस जैसी, तो उन्होंने राइस की कैटेगरी में उसको रख दिया। आगे दूसरी वाली भी अगर राइस मिली, तो उसको राइस कैटेगरी में रख दिया। तो यूज़र्स के बेसिस पे उसे क्लासिफ़ाई कर दिया उन्होंने, ठीक है? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, सिस्टमैटिक्स की बात कर लेते हैं। सिस्टमैटिक की बात पहले भी हो चुकी है, यहाँ पे भी हम जल्दी-जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम लोग। सिस्टमैटिक की बात कर लेते हैं, लिखा हुआ ह्यूमन बीइंग वर सिंस लॉन्ग, मतलब बहुत पहले से अगर हम बात करें नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन द नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, केवल ये नहीं था कि अलग-अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में जानना चाहते थे, बहुत सारा है ना, और उनकी डाइवर्सिटीज़ के बारे में जानना चाहते थे, बट आल्सो रिलेशनशिप अमंग देम, ये भी जानना चाहते थे कि उनके बीच में क्या रिलेशंस है, अलग-अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है। जैसे हम प्लांट्स पे किस तरह से डिपेंडेंट हैं या किस तरह से रिलेटेड हैं, या प्लांट्स एनिमल्स पे किस तरह से डिपेंडेंट है ना? जैसे हम छोटा-सा एक एग्जांपल लेते हैं फोटोसिंथेसिस का, आपने सुना होगा।
क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जब होती है तो प्लांट क्या करते हैं, CO2 एटमॉस्फेयर से गेन करते हैं, और बहुत सारा CO2 जो है वो एनिमल्स पे जो है आप देखोगे तो एनिमल्स जो एक्सहेल करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। और ये जो फोटोसिंथेसिस होती है इसमें O2 रिलीज होती है और वापस से इन एनिमल्स को मिलती है। तो ये रिलेट एक तरह से क्या है, इनके आपस में रिलेशन हो गया, रिलेशनशिप यही तो है इनके अमंग द डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, है ना। ये आपकी रिलेशनशिप है, तो इसको भी समझना जरूरी था। देखो अगर हम बेहतर अपने यूजर्स के लिए किसी चीज को यूज करना चाहते हैं, बेहतर चीज के लिए उसे हम अपनाना चाहते हैं, तो पहले तो हम उस पर्टिकुलर चीज के बारे में समझना पड़ेगा कि वो फंक्शन कैसे करता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके हार्मफुल जो इफेक्ट हो सकते हैं, तो तब जाके उसके बारे में फिर हम क्या करेंगे, उसको अलग से यूज करेंगे कैटेगराइज करके, है ना। तो वही है यहाँ पे की बात आ गई, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर्ड टू एज सिस्टमैटिक, जहाँ पे हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड करते हैं, यानी हम अलग अलग एलिमेंट्स जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं या जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से कैसे रिलेटेड हैं उसके बारे में बात। ठीक है। द वर्ड सिस्टमैटिक इज ड्राइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड, आपको पता है कि लैटिन वर्ड एक वीडियो में था जब मैंने बताया था कि वहां पे मतलब फ्लो फ्लो में निकल गया था कि लैटिन और जो आपका एक और लैटिन था, ग्रीक वर्ड, हाँ लैटिन था और ग्रीक वर्ड जो थे वो डेड लैंग्वेज है ना। मतलब मेरा वहां कहने का मतलब था कि लैटिन इज अ डेड लैंग्वेज, ग्रीक तो अभी भी बोली जाती है ना, तो याद रखना आप लोग ये। तो लैटिन वर्ड सिस्टमा वर्ड जो है इससे बना हुआ था सिस्टमैटिक्स, इसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, है ना। सिंपल अगर मीन की बात करें तो यहाँ पे मतलब क्या है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बट आप ध्यान रखेंगे ओल्ड जो टेक्सोनॉमी है उसमें फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स को इंक्लूड नहीं किया गया, जबकि हमारी जो न्यू सिस्टमैटिक टेक्सोनॉमी है उसमें हम फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर को इंक्लूड करते हैं, यानी सिस्टमैटिक्स के हेल्प से हम उसे क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। लिनियस की बात करें तो लिनियस यूज्ड सिस्टमा नेचरी, है ना। ये जो सिस्टमा नेचरी एक तरह से कह सकते हो उनके बुक का एक तरह से जो उन्होंने अपना पब्लिकेशन जारी किया था, है ना, तो उसमें इसका टाइटल रखा था सिस्टमा नेचरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ठीक है। आगे है द स्कोप ऑफ systematics was later enlarged to the including identification, मतलब ये कहना है कि आगे चल के जो स्कोप है आपके, चाहे हम बात करें सिस्टमैटिक्स या टेक्सोनोमी की बात करें वहां पे, और बढ़ गया धीरे धीरे जाके, है ना। और क्योंकि हम लोग जैसे जैसे चीजों के बारे में नॉलेज गेन करते गए वैसे वैसे और ज्यादा आइडेंटिफिकेशन होने लगा, नॉमेनक्लेचर होने लगा, क्लासिफिकेशन होने लगा, है ना, कैरेक्टराइजेशन होने लगा, ये सारी चीजें होने लगी। आगे है सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट, ये देखो यहीं पे जो मैं बता रहा था बार बार ना, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, सिस्टमैटिक्स जो है वो क्या करती है, किसको इंक्लूड करती है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप सिस्टमैटिक को लिख रहे हैं तो इसको जरूर, इस लाइन को जरूर लिखिएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो सिस्टमैटिक्स को यहाँ पे छोटे से लाइन में डिफाइन कर दिया है, सिस्टमैटिक इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी that deals with the classification evolutionary relationship, है ना, of organism combining the taxonomy। taxonomy का मतलब जितने भी certain characters यूज होते थे, है ना, आप बात करो साइकोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एनाटॉमिकल कैरेक्टर, है ना, ये सारे के सारे कैरेक्टर यानी जो हमारी नॉर्मल टेक्सोनॉमी थी उसमें और उनके फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर्स से, ठीक है, में ऑर्गेनाइज किया जाता था और उसके बायोडाइवर्सिटी को और आसानी से कह सकते हो अंडरस्टैंड किया जाता था। यही हमारी है क्या, सिस्टमैटिक्स। आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हैं, आपको याद कर लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा मतलब समझ लो रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिस्टमैटिक कई बार बच्चे कंफ्यूज जाते हैं क्या है सिस्टमैटिक है क्या एक्चुअली, ठीक है। तो यहाँ तक इस वीडियो को हम लोग रखते हैं, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा क्या नहीं समझ में आया, फिर क्या चीजें मिस कर दी हम लोगों ने, है ना। हो सकता है फ्लो फ्लो में कोई चीज है जो मिस हो जाती है मेरे, तो अभी मतलब रूटीन में आ जाता है ना। एक्चुअली ये होता है ना कि हम लोग रिकॉर्ड बहुत डिले डिले करते हैं, मतलब ये वीडियो जो रिकॉर्ड होता है मतलब आज रिकॉर्ड किया, फिर टाइम नहीं मिला 2-4 दिन, फिर अगले दिन का ही रिकॉर्ड हुआ, तो फिर ये जो हैबिट है वो छूट जाती है रिकॉर्डिंग वाली। खैर, कोशिश करेंगे कि रेगुलर वीडियोस रहें। आई होप कि आपको मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।